चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कोलिजन वाले टॉपिक पढ़े थे, जिसमें बोला था कि अगर कोई भी एटम्स के बीच में कोलिजन होता है, जैसे न्यूट्रॉन और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के बीच में कोलिजन कराया था और क्वेश्चन कराया था इसके ऊपर, तो किस किस टाइम पे इलास्टिक कोलिजन होगा, इनइलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होंगे। ये चीज़ों के कंडीशंस वगैरह हम लोगों ने निकाले थे। फिर एक क्वेश्चन किया था जिसमें न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा था हीलियम को, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछा था कि मिनिमम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ मैनी हेड ऑन कोलिजन्स must a neutron have with deuterium? ड्यूटेरियम के साथ ये जो न्यूट्रॉन है वो स्ट्राइक कर रहा है, ताकि to reduce its to reduce its energy from 1 mega electron volt to 0.025 electron। ठीक है, देखिए सॉल्व करो इसको। अच्छा, इस जगह पे हम बताना भूल गए, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन लिखा है। तो हुआ यूं कि ये हाउ मैनी हेड ऑन कोलिजन्स, कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स रिक्वायर्ड होंगे, ये हमें निकालना है। तो अगर इसको अच्छे तरीके से देखें तो ये हमारा सिंपल कोलिजन चैप्टर जो है सेंटर ऑफ मास, उसका क्वेश्चन है ये इसमें आएगा भी नहीं। कैसे? मान लो कि हमारे पास न्यूट्रॉन है और ये हमारा ड्यूटेरियम। तो न्यूट्रॉन और ड्यूटेरियम का मास मैं ले लेता हूँ, और ये रेस्ट पे रखा हुआ था और इसके पास काइनेटिक एनर्जी था के नॉट इनिशियली। और जब ये टक्कर खाया तो टक्कर खाने के बाद इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी हमें निकालनी है, और इसके एनर्जी से मुझे मतलब है नहीं। इसका वेलोसिटी वन मान लिया, इसका वेलोसिटी v2 मान लिया, एम मास और ये 2m मास। मोमेंटम कंजर्वेशन हो सकता है, इलास्टिक कोलिजन है। तो तुम सोच रहे हो कि एनर्जी का लॉस क्यों होगा? अरे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी का तो लॉस वैसे भी नहीं होगा। लेकिन इसका एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली कोलिजन करने के बाद कम होगा। इसका मतलब ये एनर्जी धीरे धीरे करके ट्रांसफर करते जा रहा है, तो अपनी एनर्जी को कम कर रहा है। एनर्जी का लॉस पूरे प्रोसेस में नहीं हुआ है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं पहले। वो क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी होगा v नॉट, तो एम वी नॉट इज इक्वल्स टू एम वी वन प्लस ऑफ 2m v2, और दूसरा e इज इक्वल्स टू 1 है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच v2 माइनस ऑफ v1 डिवाइड बाय v नॉट। तो हो जाएगा v2 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल्स टू v नॉट। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, mm कैंसिल आउट कर लो, तो इधर से आ जाएगा v1 प्लस ऑफ 2v2 इज इक्वल्स टू v नॉट। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। मुझे निकालना क्या है, v1 निकालना है, तो v2 का वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं। सो v2 इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस ऑफ v1, इसका वैल्यू पुट करा। सो v1 प्लस 2 v नॉट प्लस v1 इज इक्वल्स टू v नॉट, इम्प्लाइज कितना आ रहा है,
3 वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट, सही है ना। सो वी वन इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाय 3, ये इतना आया। तो इनिशियली न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी थी? न्यूट्रॉन के पास इनिशियली जो एनर्जी थी वो हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर था। अब फाइनली एनर्जी कितनी हो गई? अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमें तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है। हो जाएगा हाफ एम वी नॉट बाय 3 का होल स्क्वायर विच इज 1/9 ऑफ के नॉट। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ वन कोलिजन में? वन कोलिजन में जो लॉस हुआ that is k naught minus of k naught by 9 which is equals to 8 k naught by 9। वापस से कोलिजन करेगा, वापस से लॉस होगा। तो सेकेंड कोलिजन में लॉस कितना होगा? सेकेंड कोलिजन में जो लॉस होगा डेट विल बी इक्वल्स टू, इसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा k1। सेकेंड कोलिजन में कितना लॉस होगा? 8/9 के नॉट के जगह पे लिखूंगा ये वाला एनर्जी, क्योंकि अब इतनी एनर्जी से दूसरे के साथ जाकर के कोलाइड करेगा, तो इस एनर्जी का इतना टाइम्स होगा, जो विल बी के ऑफ फाइनल। तो इधर से कितना आ जाएगा? ये डेल्टा k2 आ जाएगा। तो डेल्टा k2 फाइनली आया कितना, अगर मैं इसके वैल्यूज को पुट करूँ, 8/9 1/9 के नॉट। इसी तरीके से डेल्टा k3 निकालूंगा तो इस बार फिर से क्या हो जाएगा? ये जो फाइनल एनर्जी होगा वो मुझे पुट करना पड़ेगा 1/9। और इस तरीके से मुझे सारे लॉसेस जो हैं वो निकलते जा रहे हैं। ये लॉसेस कितना होना चाहिए? इतना लॉस होना चाहिए ताकि वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने का एनर्जी तक बच जाए? सिर्फ और सिर्फ 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाए। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा? टोटल लॉस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा k1 प्लस डेल्टा k2 डेल्टा k3 अप टू सो ऑन। कितना बार कोलिजन करना चाहिए? मान लेता हूँ कि n नंबर ऑफ कोलिजन्स करने चाहिए। तो इन सभी के अगर मैं वैल्यूज को पुट करूँ तो कितना आ जाएगा? फर्स्ट कोलिजन के लिए था हमारा 8 के नॉट बाय 9, 8 के नॉट बाय 9। सेकेंड कोलिजन के लिए कितना था? 8 के नॉट बाय 9 इंटू 1/9 प्लस 8 के नॉट बाय 9 इंटू 1/9 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, है ना। तो अप टू सो ऑन तक चला जाएगा कोलिजन जितने कराने होंगे। तो इधर मैं कॉमन ले लेता हूँ 8/9 के नॉट को, अंदर कितना बच जाएगा? 1 प्लस 1/9 प्लस 1/9 का स्क्वायर क्यूब अप टू सो ऑन चलते जाएगा। और कहाँ तक चलेगा? अगर कोलिजन 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, तो 3 होने पे पावर कितना है? 2 है। तो n कोलिजन होने पे 9 के पावर कितना होगा? n-1। अब मुझे इसको सम करना है। सीरीज में पता ही होगा तो मैं इसका समेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देता हूँ। ना हो जाएगा 1 माइनस 1/9 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/9। ठीक है, और ये क्या बनेगा? लॉस। सो दिस इज डेल्टा के, और डेल्टा के ऊपर से हम लोगों ने रियल वैल्यूज निकाला है। तो ऐसा कर लेता हूँ, उसको डेल्टा के बाय के नॉट कर लेता हूँ ताकि एक रेशियो आए और मैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाऊँ। 1 माइनस 1/9
9। और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा के कितना हो जाएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻6 माइनस ऑफ 0.025। और के नॉट कितना था, के नॉट वाज 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके वैल्यूज को पुट कर लो, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, एक काफ़ी छोटा वैल्यू है ना। सॉरी, डेल्टा मुझे निकालना है, तो ये आ जाएगा जो लॉस, बराबर। तो ये यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0.025 डिवाइडेड बाई 10⁻6 इज इक्वल टू 8/9। और ये जो भी चीज़ है इसको एज इट इज़ लिख दो, 1 माइनस 1/9n। और ये आ जाएगा 9 माइनस 1 विच इज़ 8/9। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इधर से हमें n का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, लगभग 8 निकल कर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन, लेकिन पूछे जा सकते हैं, इसके चांसेस हैं। कोलिजन में ज़्यादातर पूछे जाएंगे, ज़्यादा मतलब कि ये सेंटर ऑफ मास के जैसा क्वेश्चन बन गया, इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं कि हाँ ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आगे हम लोग करते हैं स्टार्ट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रिकॉइल स्पीड। रिकॉइल स्पीड क्या होता है, बोलो रिकॉइल स्पीड क्या होता है, कभी नाम सुना है, जनरल भाषा में कभी कभी हम लोग यूज करते हैं। हाँ? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोग पिस्टन यूज कर रहे होते हैं, है ना, और जब इसमें हम फायर करते हैं तो बुलेट बाहर निकलता है v वेलोसिटी से, और जो भी आदमी इसको पकड़ के रखा होता है उसको क्या मिलता है, रिकॉइल मिलता है। ये नाम तो सुना होगा, कॉमन है। अरे सुना है या नहीं सुना है, हाँ। इतना तो सुना ही होगा, एक्सपेक्ट करता हूँ, ये सब तो टर्म्स कॉमन है। यस। कोई भी राइफल यूज करता है या फिर कोई भी शॉटगन यूज करता है तो उसको रिकॉइल मिलता है, वीडियोस वगैरह भी तुमने देखे होंगे। तो रिकॉइल हाँ मिल, सर। है ना, रिकॉइल क्यों मिलता है, अगर हम लोग तोप भी चलाते हैं या फिर मशीन गन, कोई भी चीज ले लो, उस समय में रिकॉइल मिलता है। क्यों मिलता है रिकॉइल, रीजन क्या है रिकॉइल मिलने का, बोलो। मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। या फिर यूं बोल लो, न्यूटन्स थर्ड लॉ। हाँ। ठीक है, तो ये रीजन है कि इस जो भी पिस्टन है उसके ऊपर रिकॉइल लगता है, या फिर जो भी चीज़ मशीन है उसके ऊपर रिकॉइल लगता है। मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो गन से बुलेट निकल रहा है, वो बुलेट काफ़ी ज़्यादा स्पीड से मास को इजेक्ट किया है। किसने इजेक्ट करा है, गन ने बुलेट को इजेक्ट करा वी वेलोसिटी से। तो ये जो मास बाहर निकला, ये मास क्या करेगा, इसको भी पुश करेगा, क्योंकि इसने इसको पुश किया तो ये इसको पुश करेगा, काइंड ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वलन एक्शन रिएक्शन पेयर, इक्वलन अपोजिट। तो ये इसको पुश करता है और वही पुश मुझे फील होता है। जैसे कि रॉकेट में हम लोग देख लें, तो रॉकेट में क्या होता है, ये जो
रॉकेट से मासेस वगैरह बाहर निकल रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, तो होते तो काफ़ी छोटे छोटे मास हैं, लेकिन इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा करता है। तो इसके ऊपर लगता है थ्रस्ट फोर्स, और यही थ्रस्ट फोर्स किसके कारण से लगा? मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण से लगा, या फिर बोल लो न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण से लगा। तो दिस इज रिकॉयल। वही रिकॉयल हम लोग इस जगह पे भी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जब कोई भी एटम होता है और वो ट्रांजिशन करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है ना, किसी स्टेट से किसी स्टेट में आया, मान लो 3 से 2 में आया, तो फोटोन को रिलीज करेगा। जैसे ये n इज इक्वल टू 1 था, 2 था, 3 था, और n इज इक्वल टू 3 में इलेक्ट्रॉन था। वो जैसे ही ट्रांजिशन करके नीचे आया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांजिशन करने के कारण से फोटोन को रिलीज किया, और फोटोन के पास होता है मोमेंटम। तो इस मोमेंटम के कारण से जो भी एटम होगा उसको रिकॉइल मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से एक हमारे पास कोई सा भी हाइड्रोजन एटम है, और ये इस जगह पे रेस्ट पे रखा हुआ है, हाइड्रोजन एटम है, और ये हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे रखा हुआ है। और बैठे बैठे इसने क्या कर दिया, एक फोटोन को रिलीज कर दिया। और फोटोन को रिलीज कैसे किया? ऊपर वाले तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किया और ये फोटोन रिलीज कर दिया। तो अगर ये फोटोन रिलीज करेगा, मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाता हूँ कि अभी ये रेस्ट पे है, अब ये फोटोन रिलीज करेगा फाइनल सिचुएशन पे। तो क्योंकि इसने अब फोटोन रिलीज किया है, तो इस फोटोन के पास है मोमेंटम, और हमें पता है कि सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वो क्या था? जीरो था। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इसके कारण से इस हाइड्रोजन एटम पे रिक्वाइल लगेगा, और इसके पास एक वेलोसिटी आएगी, छोटी सी ही आएगी लेकिन वेलोसिटी आएगी, और मुझे इसी वेलोसिटी को निकालना है। इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्वाइल स्पीड। कैसे निकलेगा रिक्वाइल स्पीड? कुछ चीज़ें हमें पहले समझ लेना है, उसके बाद फिर काम करना है। अगर मास काफ़ी ज़्यादा होता है, पहला तो क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेता हूँ। मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या बोला जाएगा कि दैट द मोमेंटम ऑफ फोटोन विल बी इक्वल्स टू द मोमेंटम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। Momentum of photon will be equals to momentum of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम। अब एनर्जी कंजर्वेशन भी होगा। एनर्जी कंजर्वेशन इधर कर लेता हूँ मैं। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा? दैट द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम प्लस द एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल्स टू द, इसके बराबर होगा जो एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है। सो हाँ सर। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन will be equals to energy released। अब इस एनर्जी में थोड़ा सा काम करना है हमें। मान लो कि दो मासेस है मेरे पास, एक मास है काफ़ी छोटा सा स्मॉल है, और एक मास है काफ़ी बड़ा सा, बहुत ही बड़ा सा मास है, बहुत बड़ा सा।
ठीक है। और ये दोनों मासेस पहले क्या थे, अटैच थे, रेस्ट पे थे, और अचानक से क्या हुआ, ये टूट करके एक दूसरे से दूर भागने लगा। इसके पास वेलोसिटी v1 होगा और इसके पास वेलोसिटी होगा v2, और m जो मास है वो काफी ज्यादा बड़ा है, मच मच ग्रेटर देन स्मॉल है। तो बम जब टूटा तो इसमें कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, लेट से कि जे जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है। तो ये जे जूल ऑफ जो एनर्जी है, एक तो इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, लेकिन क्योंकि इसका मास काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इस जे का सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो एम लेकर के जाएगा। कैसे? हम लोग बोल सकते हैं कि तो मोमेंटम ऑफ वन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ टू। दोनों का मोमेंटम क्या होना चाहिए, इक्वल, इनिशियली क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम जीरो था। और इस जगह पे वापस से कैलकुलेशन किया हमने कि हाँ, जो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। इसका काइनेटिक हाँ एनर्जी है, मान लो 1 और 2, इसका 1 कर लेता हूँ और इसको 2 कर लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल है। देखना पी तो दोनों का सेम है, पी दोनों का बिल्कुल सेम है, लेकिन कैपिटल एम जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो K2 क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा, और K1 बहुत बड़ा। ये डेट मीन्स K1 इज मच मच ग्रेटर देन K2। ये ऐसा सिचुएशन हो गया। और टोटल एनर्जी की मैं बात करूं, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी लिबरेट हुआ है डेट इज जे, दिस विल बी इक्वल्स टू K1 प्लस ऑफ K2। लेकिन अभी हमने बोला कि K2 काफ़ी ज़्यादा छोटा है, K2 काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको मैं जीरो बोल सकता हूँ, और K1 इज इक्वल्स टू जे हो जाएगा, है ना। K2 का मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया K1 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो मास सबसे ज़्यादा छोटा होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा ऐसा होना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूँ। और इनिशियली रेस्ट पे भी होना चाहिए, ये भी कंपलसरी कंडीशन है। तो जो भी मास सबसे छोटा होगा वो सारा एनर्जी लेकर के चला जाएगा, तो सारा का सारा एनर्जी लेकर के चला जाएगा। लेकिन हाँ, दोनों का मोमेंटम ज़रूर सेम होगा, मोमेंटम ऑफ वन एंड मोमेंटम ऑफ टू विल बी सेम। इसी कॉन्सेप्ट को हमने ऊपर अप्लाई किया, और इस वाले में अप्लाई ये किया कि ठीक है, अगर ये दोनों इस तरीके से एनर्जी शेयर कर रहे हैं, तो जो फोटोन है वो फोटोन क्या है, काफ़ी ज़्यादा छोटा, और काइंड ऑफ उसका मास जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो भी एनर्जी रिलीज हुआ होगा ट्रांजिशन में, ये ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस जगह से इस जगह पे आया, तो ये जो भी एनर्जी रिलीज हुआ फोटोन वाला, फोटोन के पास सारा का सारा एनर्जी चला जाएगा। सो द एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल्स टू द एनर्जी रिलीज्ड। क्यों? सिंस mass of the photon is much much less than the mass of the हाइड्रोजन एटम। काइंड ऑफ समझाने के लिए मैंने इस जगह पे लिख दिया, और तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने ऐसे बोला। तो एनर्जी जो रिलीज हुआ है वो एनर्जी ऑफ फोटोन कितने के बराबर होगा, 10। मान लो कि ये अगर एनर्जी रिलीज हुआ है तो वो होगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 12.09, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मोमेंटम में रिलेशन, मोमेंटम में क्या रिलेशन था कि इसका जो मोमेंटम है हाइड्रोजन एटम का, और इसका जो मोमेंटम है फोटोन का, सेम होना है, बिल्कुल सही। मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mv, बराबर, ये हो जाएगा mv, मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। अब मोमेंटम ऑफ द फोटोन हम लोग कैसे लिखते हैं,
बोलो। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज hc by lambda and momentum of the photon is h by lambda। एच बाय लैम्डा। तो p और e में क्या रिलेशन आया? बोलो। E इज इक्वल टू पी सी है ना? हाँ। E इज इक्वल टू पी सी। मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ, तो p के जगह पे लिख लेता हूँ मैं E बाई सी, और ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन है। E is equals to V is equals to energy of photon divided by mass of the hydrogen into C। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज रिक्वायर्ड स्पीड। बहुत ज़्यादा मैंने टाइम लगा दिया एक्सप्लेन करने में, ये बहुत जल्दी निपटाया जाता है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, क्वेश्चन इस पर जनरली उतना आते नहीं है। मतलब एक सिंपल सा बात मैं बोल दूँ, तो मान लो हीलियम एटम है, हीलियम प्लस आयन है, और उसमें ट्रांजिशन हुआ फॉर एन एग्जाम्पल। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह से इस जगह पे ट्रांजिशन किया, तो बताओ हीलियम एटम का रिक्वायर्ड स्पीड कितना होगा? कितना हो जाएगा? पहले तो ये निकाल लो कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई है। हीलियम है ना? तो इस जगह पे एनर्जी लेवल कितना होगा? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा? 13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9। कितना आ रहा है ये? 6.04। तो अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 54.4 और लगभग 48.3 है ना, 48.3। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिक्वायर्ड स्पीड हो जाएगा 48.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द हीलियम प्लस आयन एंड सी, स्पीड ऑफ लाइट। ई और वी है तो इसे यूनिट में कन्वर्ट करना नहीं बोलना, ये तो आंसर गलत आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है क्या? हाँ। ये आंसर आ जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सरे। एक्सरेज। एक्सरेज का तुम लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, है ना? हम्म। और हम लोग एक्सरे किसको बोलते हैं? बेसिकली स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब रेज वगैरह हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रेज के साथ, तो कुछ रेज ऐसे निकल रहे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक रेज थे। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये रेज जब बाहर निकल के आया, तो उस समय उनको पता ही नहीं था कि ये है क्या चीज़। रेज तो था लेकिन क्या है पता नहीं, तो एक अननोन क्वांटिटी को हमेशा एक्स लेट करते हैं ना, लेट अस सपोज दैट दिस क्वांटिटी इज एक्स। तो उस समय भी ये क्वांटिटी को एक्स की तरह मान लिया गया था। उसके बाद फिर ये एक्सरे के नाम से ही लगा। तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से ये एक्सरे का इमिशन होता है, और एक्सरे का क्या रेंज है, एक्सरे है क्या चीज़। तो एक्सरे क्या है? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और फोटॉन्स जो होते हैं इसके काफ़ी हाईली एनर्जेटिक होते हैं।
फोटॉन्स आर हाईली एनर्जेटिक। इसके फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे या कम होंगे? ज़्यादा होंगे। फ्रीक्वेंसी ज्यादा। विल बी हाई एंड वेवलेंथ विल बी लेस। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि इसका एक स्पेक्ट्रम बनाता हूँ और ईएम वेव का स्पेक्ट्रम पे इसको डिनोट करता हूँ। तुम्हें पता ही होगा कि ईएम वेव में जब स्पेक्ट्रम हम लोग देखते हैं तो सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ होता है वो किसका होता है? रेडियो वेव का। रेडियो वेव। उसके बाद फिर किसका होता है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। उसके बाद क्या आता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। उसके बाद क्या आता है? विजिबल। विजिबल रीजन। उसके बाद क्या आता है? अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट। वायलेट। उसके बाद फिर क्या आता है? एक्स रेज। उसके बाद फिर गामा रेज। ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट रेज हैं जो कि हम लोग को मिलते हैं। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव। तो अगर हम लोग इस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा या घटेगा? वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर हम लोग इस तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा, एनर्जी घटेगा। तो मैं बोल सकता हूँ एक्सरेज के जो फोटॉन्स होंगे उसकी एनर्जी क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा होगी इन सभी से। माइक्रोवेव बोलो या इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट बोलो, इन सभी से ज़्यादा होगा। और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर ईएम वेव का स्पेक्ट्रम। तो ये जो एक्सरे है, इस एक्सरे का रीजन होता है, जैसे हमारा विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन कहाँ से कहाँ तक आता है? 3800 एंगस्ट्रॉम, 4000 सॉरी 7400 एंगस्ट्रॉम। दूसरी जगह पे कुछ कुछ और भी दिए जा सकते हैं। 4000 एंगस्ट्रॉम टू डायरेक्ट 7000 एंगस्ट्रॉम लिख दिया जाता है, लेकिन जब ज़्यादा ही डिप्थ में जाते हैं तो 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7400 एंगस्ट्रॉम होता है। अब एक्सरे की बात करते हैं तो एक्सरे जो होगा उसके लिए भी तो कुछ रीज़न होगा वेवलेंथ का। किस वेवलेंथ से लेकर किस वेवलेंथ तक हम लोग एक्सरे बोलेंगे? तो इसके लिए जो वेवलेंथ का जो लिमिट है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम ऑन से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम तक है। ठीक है। तो 10 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा वो कम होगा, लेस एनर्जेटिक फोटोन। फिर लैम्डा बड़ा है तो एनर्जी कम है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी होगा, मोर एनर्जेटिक फोटोन। ठीक है। ये हमारा हो गया एक्सरेज के बारे में बातें। अब हम लोग बात करते हैं कि ये एक्सरेज का काम कहाँ कहाँ पे आता है। एक्सरेज का काम जो है ज़्यादातर तो मेडिकल फील्ड में आता है, और अगर हम लोग अपने रिसर्च के फील्ड में बोले तो इस जगह एक्सरे से हम लोग किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। इवन हम लोग ये भी जान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम वगैरह भी बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जिसे बोला जाता है, जिसमें कि तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट पे ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किया जा रहा है, या फिर ये जो ग्राफ मिल रहा है वो किस एलिमेंट के लिए। इवन हर एक एलिमेंट के लिए जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, टोटली डिफरेंट। तो जब हम लोग
मेडिकल मतलब कि जब हड्डी वड्डी टूट जाता है, मान लो कि फ्रैक्चर हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, तो हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जा कर के फिर क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं। ठीक है, एक्सरे और एक्सरेज दोनों डिफरेंट है। तो जब हम लोग एक्सरे कराते हैं तो उस समय क्या करते हैं, लेट से अपना हाथ को रखा है इस जगह पे, ये मेरा फिंगर है, और ये क्या बन गया, ठीक है। बस, तो जैसे ही हम लोग हाथ को रखते हैं और इस जगह से एक्सरेज फॉल करते हैं, तो एक्सरे का पेनिट्रेशन लेवल क्या होता है, इतना जस्ट मतलब कि हमारे काम का होता है, जिसके कारण से वो हमारे स्किन में पेनिट्रेट कर सकता है, हमारे स्किन में पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन जो बोन्स होंगे वो उस बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इधर जो बोन्स होंगे उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक बनता है, अगर जो चीज़ पेनिट्रेट नहीं हो पाया उस जगह पे क्या मिलेगा, शैडो मिलेगा मुझे, है ना। लेट से इधर बोन्स है ये सारे, तो यहाँ पे एक एक्सरे प्लेट रखा होता है, उसके ऊपर जहाँ जहाँ से फोटॉन्स पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं उस जगह पे क्या मिल जाएगा मुझे, शैडो मिल जाएगा। तो ये सारे बोन्स के शैडो मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ पे लेट से फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर होगा तो वो एक गैप है काइंड ऑफ, तो उस जगह से फोटॉन्स फॉल कर जाएंगे। तो जब फोटॉन्स फॉल कर जाएंगे तो तुम्हें एग्जैक्टली फ्रैक्चर लाइन दिखेगा कि ये देखो फ्रैक्चर का लाइन है, जिसको हम लोग हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कभी कभी बोलते हैं, या फिर एक अच्छा खासा फ्रैक्चर हो जाता है। तो एक्सरे का इस तरीके से यूज होता है। तो आगे चलते हैं हम लोग, इसको देखते हैं कि एक्सरे किस तरीके से प्रोड्यूस कराया जाता है। ये जो विजिबल रीजन है उससे हम लोग बोल सकते हैं कि 1000 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि तुम वेवलेंथ से कंपेयर कर लो ना, वेवलेंथ कितना होता है, 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, बराबर। और हम लोग कितना वेवलेंथ का यूज कर रहे हैं, 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास, तो लगभग 1000 टाइम से तो ज़्यादा ही होगा एनर्जी। हम्म आगे चलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, तो एक्सरे हमारा किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, अगर मैं अच्छे तरीके से बताऊं तो ये जस्ट एक रिवर्स प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगर याद रखने के लिए बोला जाए तो इट इज जस्ट ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग फोटॉन्स को फॉल कराते हैं और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। समझ में आ रहा है क्या, ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, यस सर। और इसमें क्या होगा, एक्सरे प्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरेज को फॉल कराएंगे, एक्सरेज बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को फॉल कराएंगे और फोटॉन्स बाहर निकालेंगे। तो देखो जस्ट उल्टा है, इधर क्या था, फोटॉन्स को फॉल कराया, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, इधर इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करा करके फोटॉन्स को बाहर निकालेंगे। दोनों जगह पे टारगेट प्लेट होते हैं, तो इधर भी क्या होते हैं, टारगेट प्लेट होते हैं। अब इसके पूरे कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो इस तरीके से लिखा जाएगा, व्हेन हाईली एनर्जेटिक electrons uh, strikes the target
मटेरियल टारगेट मटेरियल को जब स्ट्राइक करता है तो एनर्जेटिक photons are liberated which are called X-rays। तो ये सारे एक्सरेज वगैरह होते हैं। इसको स्टडी करने के लिए हम लोग एक पुलिस ट्यूब बनाते हैं और एक्सपेरिमेंट के लिए वो ट्यूब कुछ इस टाइप से होता है। ये ऐसा होता है इसका पुलिस ट्यूब, और इसमें टारगेट मटेरियल होता है कुछ इस तरीके से। और कॉपर रॉड से ये कनेक्टेड होता है। क्यों? कंडक्टिंग होना चाहिए। अभी समझ में आएगा हर एक चीज़। इधर से ये कनेक्शन बना दिया गया और इस तरफ क्या है कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, इजेक्शन कराना है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक फिलामेंट हम लोग लगाते हैं और ये फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और इसे एक्सलरेट कराया जाता है। इसे एक्सलरेट कराया जाता है। तो सबसे पहले इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दे देता हूँ मैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए है? ये पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट के लिए। तो फिलामेंट के पोटेंशियल डिफरेंस को भी कंट्रोल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आवर यूज। दूसरा चीज, इसके क्रॉस भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ये जो चीज है इसके क्रॉस भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये ज़्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पॉजिटिव टर्मिनल हमें किधर रखना पड़ेगा? इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स जो भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि फिलामेंट गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इसको मुझे एक्सोलेट कराना पड़ेगा। ठीक है, और ये एक्सोलेट करेगा आगे की डायरेक्शन में और टारगेट मटेरियल पे जा करके हिट करेगा। तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए तभी वो अट्रैक्ट कर पाएगा या फिर एनर्जी को गेन कर पाएगा। और ये होना चाहिए हमारा नेगेटिव प्लेट या फिर बोल लो नेगेटिव टर्मिनल। तो मैं इस जगह पे कनेक्शन बना देता हूँ ऐसा, और ये एक बैटरी लगा जिससे मैं इस छोटे वाले बैटरी से क्या कंट्रोल कर सकता हूँ मैं? फिलामेंट के हीट को। और यूं बोलो फिलामेंट का हीट इस बात को बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर निकले। हर्माइनी की मिशन का नाम सुना है? बोलो, सुना ही होगा ना। हर्माइनी के मिशन मतलब क्या होता है? अगर किसी भी चीज को, मेटल्स को गर्म करो तो मेटल के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एनर्जी गेन करके मेटल सरफेस से खुद ही खुद बाहर निकल जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? एनर्जेटिक फोटोन्स को फॉल करा करके इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कराया जाता है फोटोन, ताकि वो एनफ एनर्जी गेन कर जाए, बाहर निकल जाए। थर्मानिक इमिशन में एनर्जी को सप्लाई किया जाता है कैसे? टेम्परेचर बढ़ा करके, ठीक है, हीट करके उसको। तो यहाँ पे भी इसके टेम्परेचर को बढ़ाया घटाया जा सकता है, ये जो फिलामेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये है फिलामेंट। हाँ। और ये हमारा पूरा कंप्लीटली वैक्यूम होता है। क्यों वैक्यूम होता है?
वैक्यूम क्यों करते हैं? वैक्यूम इसलिए करते हैं ताकि अंदर कोई भी अलग से मॉलिक्यूल्स ना हो। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला और ये इलेक्ट्रॉन्स जाकर के कोलाइड कर लिया किसी और एटम के साथ, अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस होगा तो उससे जाके कोलिजन कर देगा तो उसको आयोनाइज कर देगा ना, वो तो मेरा पर्पस है ही नहीं। बराबर, मेरा पर्पस तो इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट स्ट्राइक करवाना टारगेट मटेरियल पे। क्लियर है क्या? इसीलिए वैक्यूम करके रखते हैं हम लोग। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करता है इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने एनर्जी को लूज करते हैं, तो उसका जो एनर्जी होगा वो फोटॉन्स के फॉर्म में बाहर निकल, दीज आर एक्सरेज। ये एक्सरे के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकला। अब देखो इस जगह पे फिल्टर लगा होता है और इस फिल्टर से काम क्या होता है कि मैं डिसाइड कर सकता हूँ कौन से वेवलेंथ का एनर्जी फोटॉन्स बाहर निकले। वेवलेंथ अगर है तो उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कौन सा एनर्जी का लेवल का है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स ही बाहर निकलेंगे, ऐसे फोटॉन्स भी निकलेंगे जिसके एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम भी है। तो जो लोअर एनर्जी के फोटॉन्स है वो फिल्टर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और इस जगह पे है हमारा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और ये जो चीज़ है इसको इलेक्ट्रॉन को एक बीम की तरफ फोकस कराने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कोलीमेटर बोलते हैं, बस बीम को फोकस कराने के लिए यूज़ करता है। और ये फिलामेंट वोल्टेज, और ये कॉपर रॉड वगैरह है। अब इसके मतलब कि कंस्ट्रक्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और किस तरीके से प्रोडक्शन होता है उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो पहला चीज़ तो ये कि तुम जितना भी फिलामेंट का वोल्टेज रखोगे उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मतलब कि अगर तुम फिलामेंट के वोल्टेज को बढ़ाओगे तो फिलामेंट के वोल्टेज के बढ़ने के कारण से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो तुम इससे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाने से क्या कंट्रोल हो सकता है कि अगर तुम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाओगे तो इसको बढ़ाने के कारण से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो जो एनर्जी होगा एक्सरे का वो भी बढ़ेगा। बराबर, क्योंकि यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हो रहा है फोटोन में। तो हुआ यूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस जगह से बाहर निकला। मैं नीचे बना देता हूँ रफ डायग्राम में। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस फिलामेंट से बाहर निकला और इसके पास अभी था बिल्कुल ही ज़ीरो एनर्जी, और ज़ीरो एनर्जी होने के कारण से मैंने इसको एक्सलेट कराया, और एक्सलेट कराया तो ये इस जगह पे पहुंचने के बाद एनर्जी गेन कर लेगा। और इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हमें पता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट कराते हैं तो उसके पास एनर्जी कितनी आती है, ई वी आ जाती है। तो इतनी एनर्जी अगर आ गई है तो इतने एनर्जी से टारगेट मटेरियल पे जाकर के स्ट्राइक करेगा, और इतने एनर्जी से अगर टारगेट मटेरियल को स्ट्राइक करेगा तो चांसेस क्या है, चांसेस ये है कि इलेक्ट्रॉन अपना 100% एनर्जी एक बार में लूज कर दे, या फिर 50% एनर्जी एक बार में लूज कर दो, या फिर 80% लूज कर ले, या फिर 70% लूज कर दे, 50%, 40%, 30%, डिपेंड करता है एक बार में कितना एनर्जी वो लूज कर रहा है। तो अगर मैं मैक्सिमम फोटोन के एनर्जी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी है ये, तो स्ट्राइक करते के साथ अगर वो सारा का सारा एनर्जी लूज कर दिया तो वो एनर्जी लूज होने के कारण से एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा।
है ना। अगर सारा का सारा एनर्जी लॉस हुआ तो सारा का सारा एनर्जी फोटोन के एनर्जी में कन्वर्ट होगी, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ द फोटोन और द एक्सरे, मैक्सिमम वाला एनर्जी ऑफ एक्सरे इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम। तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ कि जो फोटॉन्स होंगे उसके वेवलेंथ क्या होंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम, मिनिमम, क्योंकि एनर्जी बढ़ा तो वेवलेंथ छोटा। तो इधर से मुझे पता चला कि द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ एक्स-ray will be equals to the maximum kinetic energy of the electron। तो ये क्या हो जाएगा, एच सी बाय लेमडा इज इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज ई इंटू वी। ई वी क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे गेन किया उसने, ऊपर अभी हम लोगों ने देखा, डेट का। है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सीलरेट कराया तो उसके कारण से गेन किया है। बस अब ये चीज पता चल गया। तो ये लैम्डा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लैम्डा मिनिमम होगा। तो एच सी बाय लैम्डा मिनिमम is equals to EV. So lambda minimum will be equals to HC by EV। और इस तरीके से मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूँ। ये तो मैंने वेवलेंथ निकाला, एच न्यू इज इक्वल्स टू EV, और न्यू इस बार क्या होगा, मैक्सिमम। सो न्यू मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू EV डिवाइडेड बाय H। ठीक है, तो ये हमारा वेवलेंथ आ गया। अब इस वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो। इसे कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं हम लोग, कट ऑफ वेवलेंथ। और इसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ वेवलेंथ या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि जो सबसे मिनिमम वेवलेंथ होगा वही कट ऑफ वेवलेंथ कहलाएगा, या फिर सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैंने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, अगर ये इंटेंसिटी है और ये वेवलेंथ है। इंटेंसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन्स जो हम बाहर निकल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी, फोटॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी, है ना, एक्सरे का काइंड ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे मैं लिख देता हूँ कंफ्यूज ना होने तो एक्सरे का इंटेंसिटी जो होगा वो वेवलेंथ के साथ ड्रॉ किया जा रहा है। तो अगर मैं एक्सरे की बात करूँ तो सबसे एनर्जेटिक फोटॉन्स जो होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, धीरे 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 करके घटता जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल करके आता है। तो ये जो है हमारा लैम्डा मिनिमम है और इसे बोला जाता है कंटिन्यूस एक्सरे। कंटिन्यूस क्यों, क्योंकि जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है, इसीलिए। अभी एक हम लोग देखेंगे दूसरा ग्राफ। ठीक है, अब इसमें हम लोग दूसरी चीज़ की भी बातें कर लेते हैं कि जो टारगेट मटेरियल है उस टारगेट मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, क्योंकि टारगेट मटेरियल जब ये जाकर के हिट करता है तो जो एनर्जी का लॉस होता है, यहाँ पे देखो जो हिट कर रहा है इस जगह पे जाकर के इलेक्ट्रॉन्स, काफ़ी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहे हैं। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि 100% ऑफ एनर्जी पूरा का पूरा फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाए, नहीं, वो हो सकता है 50% ही कन्वर्ट होगा। तो 50% एनर्जी गया कहाँ पे, 50% ऑफ एनर्जी तो हीट के फॉर्म में ही लॉस होगा ना।
तो 50% ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हुआ। और तुम इस ग्राफ को देख करके आसानी से बता सकते हो कि एनर्जी का लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये टारगेट मटेरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप होने लग जाता है। अब टारगेट मटेरियल हीटअप होने लग जाता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द टारगेट ऑफ द टारगेट material starts increasing, ठीक है, because energy loss of energy is energy इसका of electron is converted into heat। और ये हीट में अगर कन्वर्ट होने लग गया है तो मुझे टारगेट मटेरियल का जो प्रॉपर्टी रखना चाहिए वो कैसा रखना चाहिए, ताकि वो बहुत जल्दी हीट ना हो या फिर वो जल्दी से कूल ऑफ हो जाए या फिर वो काफ़ी ज़्यादा कंडक्टिंग हो, ताकि वो जितना भी हीट को एब्जॉर्ब करे वो पीछे से निकाल दे, है ना। जैसे पीछे दिया हुआ था कॉपर कॉयल। और अब तो कूलेंट वगैरह यूज़ करते हैं, अंदर एक कूलेंट जाता है, पाइप रहता है जो रेगुलरली इसमें गैस फ्लो करते रहते हैं और इसमें कूलेंट होता है। तो इस तरीके से ये कूल डाउन करते रहता है। बराबर, ये भी जो कॉपर कॉयल लगा हुआ है, कॉपर जो लगा हुआ है, ये इसका भी काम क्या होता है, कूलेंट की तरह काम होता है। ये बस मटेरियल को कूल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बोलो इस जगह पे क्या हो गया, बोलो हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसे लेनी चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, टारगेट मटेरियल, तो टारगेट मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई। दूसरा कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, हाईली हाँ, कंडक्टिव। और क्या होना चाहिए, बोलो। हेलो, आवाज़ आ रही है। हाँ सर। हाँ, मिस कर क्या, ये देखो हम लोग के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई कंडक्टिंग होना चाहिए, है ना, हाईली कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बोलो। कम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि वो कितना एनर्जी को कंज्यूम करके कितना टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करे और कम टेम्परेचर बढ़ाए, तभी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अच्छा होगा। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शुड बी हाई। और इसके जेड के वैल्यूज़ जो होने चाहिए वो भी ज़्यादा होना चाहिए, हायर वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर। ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो है हायर एटॉमिक नंबर में ही पाए जाते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे
मोलिबिडेनम, टंजस्टन टंजस्टन, ये सारे चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसमें कि फिलामेंट के अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएं तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है इंटेंसिटी पे, और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएं तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इंटेंसिटी पे। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले वाले में पोटेंशियल डिफरेंस मैं बढ़ा रहा हूँ, इसका इसका ले लें, फिलामेंट का ले लेते हैं, चलो फिलामेंट पोटेंशियल डिफरेंस को अगर चेंज करेंगे तो क्या वेरिएशंस मिलेंगे, बताओ मुझे क्या वेरिएशंस मिलेंगे। इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। फिलामेंट के पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से क्या होते हैं, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पर यूनिट टाइम निकल रहा होगा वो भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ हाँ सर। फोटॉन्स। और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ेंगे तो हर एक जगह पे इंटेंसिटी का इम्पैक्ट होगा। तो अगर ये ग्राफ ऐसा है तो इस बार क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इंटेंसिटी हर एक का ज़्यादा हो जाएगा, और कुछ नहीं। लेकिन लैम्डा अभी भी सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, अभी भी सेम रहेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं इसके कारण से, अगर मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊँ तो, इधर था फिलामेंट पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस से को बढ़ाने के कारण से क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण से फोटोन का एनर्जी इंक्रीज होगा, और फोटोन का यस एनर्जी सर। इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ जो होगा वो घटेगा, डिक्रीज होगा। है ना। तो मान लो कि नॉर्मल वाला ऐसा था ग्राफ, तो अब जो ग्राफ बनेगा उस वाले के लिए जो वेवलेंथ होगा और ज़्यादा कम होना चाहिए, है ना। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि जो लैम्डा नॉड मिनिमम है और लैम्डा टू मिनिमम है, लैम्डा टू क्या है, ज़्यादा छोटा है लैम्डा नॉट से। इसका मतलब इस वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ज़्यादा था, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ऐसा बहुत कम ही ग्राफ दिया जाता है कंपेयर करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब अगर मैं टारगेट मटेरियल को चेंज करूँ तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टारगेट मटेरियल। अगर मैं टारगेट मटेरियल को चेंज करूँगा तो क्या होगा, सोचो कहाँ पे फर्क पड़ेगा, कोलिजन्स वगैरह हो रहे हैं। लेमडा मीन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो पहले बताओ। नहीं पड़ेगा ना, लेमडा मीन तो हमारा सेम ही रहेगा, इंटेंसिटी वर्सेस लेमडा का। तो लेमडा मीन हमारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों कोई सा भी टारगेट मटेरियल यूज़ कर लो, अगर वो 100% एनर्जी लूज कर रहा है तो वो टारगेट मटेरियल के कारण से एनर्जी फोटोन के पास नहीं आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण से आ रहा है। ठीक है, और इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा। तो अब इस वाले में मैं अगर मैं जेड को कंपेयर करूं
तो Z1 अगर इसे बोल दूं और Z2 इसे बोल दूं तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? Z1 विल बी ग्रेटर देन Z1। Z2। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और ये तो हमारा हो गया कंटिन्यूस एक्सरे। इसके बाद फिर हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में क्या होता है, वो जो कोलिजन्स कर रहे थे उसमें अब ऐसा हुआ, पहले मैं दिखाता हूँ फिगर। ये हमारे पास टारगेट मटेरियल थे, और ये जो टारगेट मटेरियल था इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जाकर के, काफ़ी हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो जाकर के स्ट्राइक कर रहे थे, काफ़ी हाईली एनर्जेटिक। तो ये जब जाकर के स्ट्राइक किए तो ये जो टारगेट मटेरियल है उसका कुछ एटम्स वगैरह होगा, हाँ सर। है ना। और एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये है हमारे पास न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, ये कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। तो बाहर से ये जो इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर के क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया और नॉक ऑफ करके बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन खुद जाकर के बैठ गया, वो भी बाहर निकल चुका है। तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और इस जगह पे एक वैकेंट सीट, वैकेंट पोजीशन हो गया, क्रिएट हो गया, आया ना। वैकेंट पोजीशन जैसे ही क्रिएट हुआ तो उस पोजीशन को फिल करने के लिए ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके नीचे आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके नीचे आया, और जैसे ही जंप करके नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग फोटोन रिलीज करेगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग फोटोन रिलीज करेगा, और ये जो स्ट्राइक कर रहा था उससे फोटोन्स तो बाहर निकल ही रहे थे। अब तुम्हारे पास दो अलग तरह के फोटॉन्स हैं, ये एक फोटॉन्स है और ये एक फोटॉन। इसे फोटॉन्स, जो ये जो फोटोन निकला एक्सरे में, जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी फोटॉन्स को कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहा जाता है। सर 4 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है। हाँ, ज्वाइन करो फिर से। तो यहाँ पे रीजन समझ में आया इसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास टोटल मिक्सचर ऑफ एक्सरे निकल के आया उसमें दो तरह के फोटोन्स अवेलेबल हैं। एक फोटोन्स ऐसे जो टारगेट मटेरियल पे स्ट्राइक किया और कोलिजन के कारण से फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, और दूसरा फोटोन जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन कर रहे हैं इनसाइड द एटम। ये एटम कौन सा है, टारगेट मटेरियल का एटम है, टारगेट मटेरियल एटम। तो टारगेट मटेरियल के एटम के अंदर एक वैकेंसी क्रिएट हुआ और वो इलेक्ट्रॉन नीचे आया उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो उससे एक फोटोन बाहर निकला, और इसी फोटोन के कारण से ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहा जाता है। तो ऊपर कंटिन्यूस एक्सरे उसमें क्यों नहीं निकला, देखो बेसिकली कंटिन्यूस एक्सरे तुम लोग को समझाने के लिए पढ़ाया जाता है कि भाई ऐसा चीज़ पहले समझ लो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो। तो जब भी हम लोग एक्सरे का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमें हमेशा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ही मिलता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में हमें समझ में आ गया कि दो तरह के फोटॉन्स मिलने वाले हैं, दो तरह के फोटॉन्स के कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं। मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास टारगेट मटेरियल है और इस जगह पे जाकर के इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक किए, और काफ़ी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था, वी वेलोसिटी से जाके स्ट्राइक किया, तो इधर से हमारे पास फोटॉन्स बाहर निकले। दो तरह के फोटॉन्स हो गए, एक फोटॉन जो कोलिजन के कारण से निकला, और कुछ फोटॉन्स ऐसे हैं जो
ट्रांजिशन के कारण से निकला है। ठीक है, तो ये सारे इंटेंसिटी में थोड़ा वेरिएशन लगा, क्योंकि रेगुलर जो था, रेगुलर क्या था, कंटिन्यूस एक्सरे में बिल्कुल आसानी से एक स्लोप क्रिएट हो रहा था। तो कैसे हो रहा था, रेगुलर कर्व जो हम लोगों ने ड्रॉ किया उस वाले में, हम्म, बहुत बड़ा हो गया ये। ठीक है, तो हुआ यूं कि ये जो चीज था, इंटेंसिटी विथ वेवलेंथ, जब हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, ये फिलामेंट भी बना देता हूँ। चलो, हम्म, तो मुझे दो तरह के फोटॉन्स बाहर निकलते हुए दिखे। तो मैं जब ग्राफ बनाया तो स्टार्टिंग में हमें कुछ पता नहीं था, तो कंटिन्यूस एक्सरे के हिसाब से ग्राफ बनाया। लेकिन इस ग्राफ में अब ये सब भी फोटॉन्स तो होंगे, और ये सारे फोटॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे, कहीं ना कहीं पे लाई करेगा, और उसके कारण से एक बम्प क्रिएट करेगा, मतलब कि इंटेंसिटी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका फोटोन का एनर्जी जो है वो इस वेवलेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग होगा, और उसके कारण से इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। दूसरी जगह पे क्रॉसपॉन्डिंग होगा तो इस जगह के इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, तो इस जगह पे एक बम्प मिलेगा। तो इस तरीका का कर्व हमारा मिलता है, और ये सारे जो होते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होते हैं, और ये एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो किसको करस्पॉन्ड करते हैं, वो ट्रांजिशन करस्पॉन्ड करते हैं। ट्रांजिशन ऑफ, क्या बोलो, ट्रांजिशन इनसाइड इनसाइड टारगेट मटेरियल। तो टारगेट मटेरियल के इनसाइड में जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो दिखाएंगे। अब इसको, ट्रांजिशन को हम लोग एक बार अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हमारे पास एक टारगेट मटेरियल है, और टारगेट मटेरियल के अंदर क्या होगा, ऑर्बिट्स वगैरह होंगे। n इज इक्वल्स टू 1 होगा, n इज इक्वल्स टू 2 होगा, n इज इक्वल्स टू 3 होगा, n इज इक्वल्स टू 4 होगा, 5 होगा, ढेर सारे होंगे। तो वैकेंसी जो है वो किसी भी जगह पे क्रिएट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो n इज इक्वल्स टू 1 वाला इलेक्ट्रॉन हो उसी को नॉक ऑफ करके निकाले, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है n इज इक्वल्स टू 2 वाले को भी नॉक ऑफ करके निकाल दे, तो वैकेंसी इस जगह पे क्रिएट हो जाएगा। और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए 3, 4, 5 जो भी हो उसके इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस वैकेंसी n इज इक्वल्स टू 1 में भी वैकेंसी क्रिएट हो सकता है, तो n इज इक्वल्स टू 1 के वैकेंसी को भी फिल करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि n इज इक्वल्स टू 1 में वैकेंसी हुआ है, तो n इज इक्वल्स टू 1 में जो वैकेंसी हुआ है उसको फिल करने के लिए 2 वाला इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो 2 वाला इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, के सेल, के एल एम एन, इस तरीके से नाम चलता जाता है। तो के सेल में अगर वैकेंसी हुआ है, और अगर n इज इक्वल्स टू 2 वाला जंप करके नीचे आ रहा है, तो इसे हम लोग के अल्फा बोलते हैं, के अल्फा ट्रांजिशन। और अगर n इज इक्वल्स टू 3 वाला जंप करके नीचे आ रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे के बीटा, अल्फा बीटा गामा। लाइमन सीरीज जैसे याद है क्या, वही काइंड ऑफ चीज़ है। और ये बोला जाएगा के अल्फा बीटा गामा। हालांकि गामा का प्रोबेबिलिटी होने का काफ़ी कम चांस है,
के गामा निकले, काफ़ी कम चांस है। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? अल्फा वाले की, क्योंकि वो सबसे पास में होता है। अब दूसरा देखते हैं, अगर n इज इक्वल्स टू 2 में वैकेंसी हुआ तो 2 के वैकेंसी को फिल करने के लिए किस जगह से आएंगे? 3 से आएंगे या फिर 4 से आएंगे? तो मान लो 3 से आ रहा है, तो 3 से अगर आया तो किस में आ रहा है? L में आ रहा है, तो इसे बोला जाएगा L। पहला है अल्फा, तो L अल्फा। दूसरा अगर ऊपर से नीचे आया वैकेंसी को फिल करने के लिए तो L अल्फा हो जाएगा, फिर बीटा हो जाएगा, फिर गामा हो जाएगा। सेम वे में इसमें अगर वैकेंसी क्रिएट हुआ है, सर गामा कैसे होगा, मतलब 4 तक है ना? 5 वाला भी होगा ना। 4 तक बनाया है मैंने, बराबर। n इज इक्वल टू 5 वाला भी तो होगा। सर तो तो 1 में फिर क्या बोलेंगे उसे? क्या 1 में? अल्फा, बीटा, सर गामा, मतलब डेल्टा ऐसे बोलते जाते हैं। हाँ, डेल्टा। हाँ, जाता नहीं है लेकिन नाम के लिए बोला जाता है। और ये क्या नाम दे दिया जाएगा? m अल्फा, अल्फा। ठीक है, और फिर m बीटा। एम बीटा। यस सर। तो ये सारी चीज सिंपल सिंपल से नाम है। इसमें एनर्जी लेवल्स वगैरह जो होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं, जिसमें कि इंटेंसिटी में जो पीक नजर आता है, पीक, ये भी जो पीक नजर आ रहा है, पीक्स इन इंटेंसिटी, ये एनर्जी लेवल के कारण से आ रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे ये दोनों में से कोई एक के अल्फा हो सकता है और के बीटा हो सकता है। अब मैं एनर्जी को कंपेयर करा सकता हूँ कि कौन सा के अल्फा होगा और कौन बीटा होगा। के अल्फा, के बीटा, या फिर एल अल्फा, या फिर एल बीटा, कौन सा कौन होगा? वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। म्यूट कर लो। ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। इसका मैं अगर वेवलेंथ 1 बोलूँ और इसका वेवलेंथ 2 बोलूँ तो लेमडा 1 डेफिनेटली क्या है? छोटा है, और लेमडा 2 बड़ा है, तो एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? E1 बड़ा होगा और E2 छोटा होगा। अब एनर्जी का कंपैरिजन पता चल गया, तो तुम इस जगह से कंपेयर कर सकते हो अल्फा और बीटा को। अगर सिर्फ दो ही अल्फा और बीटा इमिट किए होंगे तो अल्फा का एनर्जी ज़्यादा होगा या बीटा का? ऑफकोर्स बीटा का ज़्यादा एनर्जी होगा। तो के बीटा विल बी ग्रेटर देन के अल्फा। और तुम इस जगह से कंपेयर करके बता सकते हो कि लैम्डा 1 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है। एनर्जी ऑफ द के अल्फा इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द के, सॉरी, एनर्जी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। और एनर्जी जिसका ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम। तो वेवलेंथ कम कौन सा? लैम्डा 2। समझ में आया कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे या नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर समझा। सर समझा। हाँ। अब इसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं। दो क्वेश्चन डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। लेट से तुम्हें इस तरीके का कर्व दिया गया है, एक पीक है और ये दूसरा पीक है, इस तरीके। और इस जगह पे मान लो कि ये लैम्डा 1 है और लैम्डा 2 है। दिस इज लैम्डा 1 एंड दिस इज लैम्डा 2। दो इंटेंसिटीज, मतलब कि दो तरह के ट्रांजिशंस यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसमें से कोई एक के अल्फा है और इसमें से कोई एक के बीटा है। तुम्हें ये बताना है कि कौन सा के अल्फा और कौन सा के बीटा है। आधा मैंने करके बताया, तुम जल्दी से करके बताओ, फिर हम लोग दूसरे स्टेप पे सर चलेंगे। लैम्डा 1 वाला होगा। तो एनर्जी की बात करते हैं। ये के है, एल एम है ना, तो ये वाला एनर्जी के अल्फा होगा और ये वाला एनर्जी के बीटा होगा। तो ये जो एनर्जी है अल्फा का वो कम होगा और बीटा का एनर्जी ज़्यादा होगा। तो एच सी बाय लेमडा ऑफ अल्फा एंड एच सी बाय लेमडा ऑफ बीटा, तो कौन सा बड़ा हुआ? लेमडा ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ बीटा। तो बड़ा कौन सा है इसमें? लेमडा 2। सो लेमडा 2 corresponds to लेमडा अल्फा which corresponds to के अल्फा ट्रांजिशन। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पीक दिया हुआ है,
सेम पीक्स गिवन है, लेकिन इस बार बोला गया है कि ये दोनों में से जो दोनों पीक है, ये दोनों पीक एक के अल्फा को डिनोट करता है और एक एल अल्फा को डिनोट करता है। तो ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, बताओ। सॉल्व करें तो ये के एल एम, तो पहले के अल्फा को दिखाते हैं। के अल्फा कौन सा होगा, ये वाला होगा ट्रांजिशन के अल्फा, और ये ट्रांजिशन कौन सा होगा, एल अल्फा। बराबर, किसका एनर्जी ज़्यादा है, मान लो कि ये हाइड्रोजन एटम है, जस्ट कंपेयर करने के लिए तुम्हें बताता हूँ कि एनर्जी कैसे कंपेयर करेंगे। तो किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका कितना होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कितना होता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम्हें पता चल गया ना एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, एनर्जी ऑफ ये के इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एल। तो लैम्डा ऑफ हाँ के विल बी लेस देन लैम्डा ऑफ एल। तो एल का वेवलेंथ ज़्यादा होना चाहिए, तो लैम्डा 2 का ज़्यादा, तो लैम्डा 2 करस्पॉन्ड टू एल, एल अल्फा। समझ में आया क्या, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से वेरिएशन आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं, टाइम नहीं बचा है। मॉसलेस लॉ एक बचा हुआ है और एक डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, ये दोनों लास्ट क्लास में कर लेंगे, छोटा टॉपिक है ये।